नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। 100 दिन के एक्शन प्लान के बाद अब योगी सरकार ने मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तहत हर मंत्री को 18 मंडलों में जाना है, अपने अपने क्षेत्र के 18 मंडलों में जाना है और वहां 72 घंटे मंडलों में गुजारना है। इन 72 घंटों में काम के विकास की और तमाम सारी जानकारियां जुटानी है। विकास कैसे कहां तक पहुंचा है, ये इसकी जानकारी मंत्रियों को वहां रह करके देनी होगी। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछली सरकार जब 2017 में भी बनी थी तब भी इस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन देखने में यह आया था कि मंत्रियों के साथ जाने वाले अफसर रात के 11-12 बजने के बाद सर्किट हाउस में चले जाते थे या पास के जिले में चले जाते थे। लेकिन इस बार सख्ती बरतने के लिए कहा है। न केवल मंत्रियों को बल्कि अफसरों की टीम को भी गांव में और पूरे गांव में रात गुजारनी होगी, वहां रहना होगा। तभी उन्हें असली दिक्कतों का पता चलेगा कि गांव की असली समस्या क्या है, क्षेत्र की असली समस्या क्या है। यह योजना 72 घंटे की योजना कितनी सफल होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मंत्रियों के सामने यह चुनौती है कि मंत्री इसमें कितने सफल रह पाते हैं, क्योंकि इस 100 दिन की कार्य योजना के बाद ही मंत्रियों के कामकाज का भी पुनर्मूल्यांकन होगा। देखा जाएगा कि किस मंत्री का कामकाज कितना रहा, उन्हें रेटिंग भी दी जाएगी। इसी रेटिंग के आधार पर उनके अगले कार्यकाल के बारे में भी विचार किया जाएगा। बहरहाल इन तमाम सारी मुद्दों पर क्या 72 घंटे कामयाब होंगे, ये 72 घंटे की योजना क्या है, क्यों इस पर सरकार इस तरह से जुटी हुई है, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डिबेट में विवेक कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता है और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे भी हमारे साथ में हैं। आज भाजपा से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये क्या है 72 घंटे का एक्शन प्लान, क्या है विवेक कुमार जी? देखिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी खुद अपना रिजल्ट देखती और खुद उसमें सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हमने अपने पिछले कार्यकाल से जो सबक सीखे हैं उसको आगे देखते हुए ये 72 घंटे का प्लान 18 मंडलों में पूरे 75 जिलों को टारगेट करके दिया गया है कि मंत्री जी लोग जाएंगे पूरी टीम के साथ और वहां पे रहेंगे और जो स्थानीय समस्याएं हैं उसकी अपने विभाग से संबंधित भी और वहां की स्थानीय समस्याओं से संबंधित भी सारा डाटा कलेक्ट करके वो ले आएंगे। उस पे आगे की योजनाएं निर्धारित होंगी और इसमें जो जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको आगे उस तरह से मौका दिया जाएगा। 100 दिन का जो टारगेट है योगी आदित्यनाथ जी का, वो इसमें शामिल है। विवेक जी, जो टारगेट है मैं समझना चाहता हूं ये टारगेट किस प्रकार का है और ये 72 घंटे का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इस 72 घंटे में क्या है, उस मंडल में रह करके किस तरह, क्या ये भी वर्गीकृत किया गया है कि किस तरह की समस्याओं पे बातचीत होगी? अगर वहां रात गुजारेंगे तो उस रात गुजारने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकारियों की टीम भी वहां रहने वाली है। तो विस्तार से पहले आपसे जान लें, उसके बाद हम कीर्ति निधि जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। हम खुद भी समझ लें कि ये आखिर है क्या। देखिए होता क्या है कि सरकार लखनऊ से चलती है और सब लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लखनऊ की ओर दौड़ते हैं। स्थानीय स्तर पे जनता को उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता, ऐसा प्रायः देखने में आया है। सरकार उसी को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री जी लोगों से ये अपेक्षा है कि 72 घंटे उस जाएं, जिले में अपने मंडल में जो उनको अलॉट किया गया वहां बिताएं और जनता के बीच बिताएं। उससे उनको जनता की परेशानियां समस्याएं समझने का मौका मिलेगा, उसके निराकरण के समुचित रास्ते तलाशने का मौका मिलेगा और उससे लखनऊ की सरकार को भी एक अच्छा संदेश मिलेगा कि हम इसमें कहां तक कामयाब हो पा रहे हैं और इसमें हमें आगे क्या करना है। ये सब सारी डाटा जो कलेक्ट होके आएंगे इसमें सरकार का आगे की गतिविधियां, आगे की कार्रवाई का निर्धारण होगा। जी ठीक है। कीर्ति जी, ये जो 72 घंटे की योजना है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या सरकार पूरी तरह से, आपको लग रहा है कि काम पर जुट गई है और इस 72 घंटे के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं? किस नजरिए से आप विपक्ष के नेता होने के नाते आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
कीर्ति जी। देखिए उपाध्यक्ष जी, लगातार सरकार योजनाएं बनाती, लेकिन योजनाएं और कार्यक्रम बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कि उसका क्रियान्वयन। सरकार योजना बनाए तो उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मंत्री और अफसरों की है, उसका पालन करें, उसको क्रियान्वित करें और जनता तक उसका लाभ पहुंचे। लेकिन पिछली सरकार में भी ऐसी तमाम योजनाएं इनकी देखी गई। उन योजनाओं में भी मंत्रियों को जनपदों में, मंडलों में रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन तमाम मंत्री जो थे और रात को अपने सर्किट हाउस में एसी चला के सोते थे। किसी दलित के घर खाने की योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो होटलों से खाना भेज करके अगर दलित के घर खाना खाएंगे तो असली सच्चाई से रूबरू मंत्री और अधिकारी इनके नहीं हो पाए। अगर अफसर और मंत्री, इसके पहले गांव गोद लेने की भी एक योजना चली थी, उन गांव की भी स्थिति को अगर आज आप देखेंगे तो गांव की स्थिति भी जिन मंत्रियों ने, जिन सांसदों ने, जिन विधायकों ने, जिन अफसरों ने लिए, अगर उसकी समीक्षा की जाए तो 90% लोग उन गांवों को सुधार नहीं पाए, 90%। और फिर ये मंत्रियों को गांव में जाना है। अगर मंत्री गांव में रहें, गांव में रात गुजारें और उसी तरह पेड़ के नीचे सोएंगे तो लोगों के दर्द से रूबरू हो पाएंगे। अगर लोगों के घर होटल से नहीं, लोगों के घर का भोजन करेंगे 3 दिन तो शायद गरीबी से, सच्चाई से अवगत हो पाएंगे। और हमें लगता है कि सरकार की सोच बेहतर, लेकिन काम हो पाए, वो क्रियान्वित हो पाए। मंत्री उनके पिछले बार की तरह सर्किट हाउसों में मत सोए, अधिकारी उनके अपने घरों को वापस न हो जाएं, तब यह माना जाए कि सरकार की जो योजना है वो सच्चे नियत के साथ जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बनाई जाए। ठीक है कीर्ति जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि असली मुद्दा है क्रियान्वयन का। अगर क्रियान्वयन ही नहीं है तो चाहे 72 घंटे हो या 80 घंटे, उसका कोई असर नहीं है। मंत्री वहां रुके, अधिकारी वहां रुके। अभी कीर्ति जी, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नजरिए से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस समय किस तरह की समस्याएं आपको मंडलों में दिखाई देती है, जिलों में दिखाई देती है, ग्रामीण स्तर पर दिखाई देती है, अगर आप उसको बताएंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, वो सुनेंगे और उसका फीडबैक भी आगे तक जाएगा। ये कार्यक्रम जो लोग देखेंगे, मंत्री हो या सरकार के लोग हों, उसके जरिए भी ये पता चलेगा कि इस तरह की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। कीर्ति जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका, लेकिन जो अफसरशाही सही तरीके से काम नहीं करना चाहती। हम लोग गोरखपुर जनपद के रहने वाले, मुख्यमंत्री का शहर है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जनपद में होते हैं तो जनता दरबार लगाते, लेकिन अक्सर देखा गया है अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि एक ही पीड़ित पक्षकार कई बार जनता दरबार में अपनी समस्या को लेकर के जाता है और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अफसर संवेदनशील हो जाए और ये जो मंत्री लगाए जा रहे हैं 72 घंटे के लिए, अगर एक गांव में ईमानदारी से रहे, ये नहीं कि रात के 11-12 बजे तो सर्किट हाउस का रुख कर ले, अपने घरों का रुख कर ले, जनपद मुख्यालय का रुख कर ले, तब सच्चाई से अवगत हो पाए। और जो समस्याएं कल थी वो समस्याएं आज भी हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट की समस्या गांव में है, और स्वास्थ्य केंद्रों में दवा का इंतजाम। जो बात हम लगातार कहते रहे वो सरकार को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, शर्म आती है स्वास्थ्य अस्पतालों में जाने के बाद, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के बाद। तो इन सब चीजों में धीरे धीरे सुधार करें और इनकी जिम्मेदारी है, जनता ने इनको पुनः अवसर दिया है तो इनकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का वहन करें। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष सरकार के लिए आईना है, जहां कमियां होंगी विपक्ष पूरे मजबूती के साथ सरकार को अवगत कराने का काम करे। ठीक है पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। तिवारी जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है जो कीर्ति निधि पांडे जी से था। कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखती है? कांग्रेस क्या सोचती है सरकार की इस योजना को लेकर के? और एक सवाल और है मेरा कि कांग्रेस आखिर है कहां? अब तो देश में भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मतलब कांग्रेस हर उस समस्या के साथ खड़ी है जो जनता को दी जा रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो महिला के मामले में हो, चाहे जहां। आप पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, हर मुद्दे पर कांग्रेस खड़ी नजर आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, मैंडेट हमें नहीं मिला है, जो मैंडेट हमें मिला है हम उसको सरमाथे लेते हैं और
इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी बात आप कर रहे हैं इस समय 72 घंटे की कार्य योजना पर। मैं बताना चाहता हूं कि ये ब्रजेश पाठक जी कहीं आगे ना निकल जाएं, इसलिए ये प्लान डेवलपमेंट है। बाकी इसका कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि पहले जनता से आपने कहा अच्छे दिन, फिर आपने कहा 100 दिन, फिर आप आ गए घंटों पे 72 घंटे। तो ना आप अच्छे दिन ला पाए, ना आप काम के 100 दिन ला पाए, और ये 72 घंटे भी ऐसे ही हंसी मजाक में निकल जाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी विकास की मंशा होती तो हिंदुस्तान में तिवारी जी देखिए, आपके आरोप सुनने में ठीक लगते हैं। आप कह रहे हैं ना अच्छे दिन आ पाए, ना 72 घंटे हो पाए, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है, तो जनता देखती होगी ना। जनता को कुछ तो भरोसा होगा, तभी बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। और उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि 36 सालों बाद किसी राजनीतिक दल की पुनर्वापसी हुई है और कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो दोबारा मुख्यमंत्री बना है। तो जनता कहीं ना कहीं तो देख रही है ना। आपके कह देने से कि 100 अच्छे दिन नहीं आए या आपने कह दिया विकास नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए? जनता मान रही है, तो आपके कहने को सुन क्यों नहीं रही जनता? तिवारी जी, मैं आप ही से जोड़ता हूं विकास को, अन्यथा मत दीजिएगा। आप बहुत वरिष्ठ हैं और तमाम सारी चीजें आपसे जोड़ता हूं विकास को। नहीं, मैं अन्यथा नहीं लूंगा। हाँ जी, विकास को मैं आपसे जोड़ता हूँ। विकास की स्थिति ये है कि आपके चैनलों को बाकी सारे प्लेटफॉर्मों पर लाने के लिए करोड़ों रुपए देना पड़ेगा, लेकिन तमाम जो इनके चाटुकार चैनल हैं वो खटाखट आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि अच्छे दिन हमारे कहने से नहीं होगा। हम जनता के दिए गए मैंडेट का स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई साहब, जीत गए तो क्या चोर को चोर नहीं कहेंगे? जीत गए तो क्या जो आदमी मुकदमा लेके बैठा हुआ तो मुकदमे नहीं लगे हैं? जीत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जीत ही विकल्प भी तो नहीं है। आप बात को समझिए। मसला ये है कि आज की तारीख में 105 रुपए किलो लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है। आज की तारीख में 200-250 रुपए में कड़वा तेल हो गया है। रिफाइंड जो है 230 रुपए में पहुंच गया है। प्याज की स्थिति क्या है, टमाटर की स्थिति क्या है, सब्जियों की स्थिति क्या है? आपने 5 किलो राशन दिया, उसके बाद आपने 1000 रुपए का सिलेंडर दे दिया। जो भी वो पैसा 200-500 बचाता था वो आपने वहां पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो राजनीति चल रही है, जनता जब इससे जागेगी ना तो ऐसा गायब करेगी कि नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये महंगाई का जो आप जैसे डाकू डकैत रात में लूटते थे, ये तो दिनों रात लूट रहे हैं। ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। आपने जो आरोप लगाए हैं गंभीर, विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत गंभीर आरोप शैलेंद्र तिवारी जी लगा रहे हैं। विवेक जी, तिवारी जी जिस तरह का विलाप कर रहे हैं, इनके इस विलाप को जनता कान नहीं दे रही है। तमाम अवसर ऐसे आए जिसपे ये लोग रोते रहे और जनता ने इनकी बात नहीं सुनी। जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है। अभी अब कीर्ति निधि पांडे जी ने तमाम गांवों को गोद लेने का किस्सा सुनाया, इन्होंने भी तमाम बातें कही। मैं उपाध्याय जी बहुत साफगोई से कहता हूं कि हमारी सरकार ने उस ओर 1 कदम बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाया, लेकिन उस ओर सोचा तो, कुछ किया तो। इन लोगों को भी मौके मिले थे। ये 70 साल देश में ये राज किए, 4 बार इनके पार्टी से मुख्यमंत्री हुए। इन लोगों ने उन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? राहुल गांधी भी उसी झोपड़ी में झांकते देखे गए जिस झोपड़ी में कभी राजीव गांधी जाते थे। आखिर उसका पक्का मकान बनवाने से इनको किसने रोका था? हमने रिकॉर्ड मात्रा में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए कि नहीं दिए? उनके भोजन की व्यवस्था की रहेगी? किसान सम्मान निधि दिया कि नहीं दिया? किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी लाई कि नहीं लाई? आपको किसने रोका था? और जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया, ठीक है, वहां बहुत कायाकल्प नहीं हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ तो हुआ। एक बैंक की शाखा तो खुली, कुछ सड़कें तो बनी, कुछ विद्यालय के शौचालय तो दुरुस्त हुए, कुछ तो काम हुआ। और उन्हीं कामों पे जनता ने मोहर लगाई है। आपका विद्वान कोई सुनने वाला नहीं। विवेक जी, मैं कीर्ति जी मैं आपके पास आता हूं। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। उसके बाद कीर्ति निधि पांडे जी मैं आपके पास आता हूं। तिवारी जी, आप पर्याप्त समय हमारे पास। दुबे जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना और 72 घंटे की योजनाओं को आपने पढ़ा भी है और सुना भी है।
ये जो 72 घंटे की योजना योगी सरकार लेके आई है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? दूसरा, जैसा कीर्ति जी ने कहा, शैलेंद्र तिवारी जी ने भी कहा और विवेक जी ने कहा, कीर्ति जी का कहना है कि तमाम सारे गांव को गोद लिया गया था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? ढाक के 3 पात रहे। हालांकि हाँ, उसमें यह भी सही है कि कुछ गांव का कायाकल्प हुआ है, लेकिन जो उससे उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ। इसी प्रकार शैलेंद्र तिवारी जी का कहना है कि महंगाई को लेकर के उनका आरोप है कि डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और खान पीने की चीजों को लेकर के है। तो इन 72 घंटों में क्या इन चीजों का निराकरण हो सकेगा? और जैसा विवेक जी ने कहा कि भाई जनता ने तो चुना ही है। दुबे जी। उपाध्याय जी तो कभी चलो गाँव में, कभी सरकार आपके पास अलग अलग नामों से दिन चलाने की कोशिश करती रही है। और एक अच्छी बात है कि मंत्री लोग यानी कि सरकार जनता से पूछे कि आपका क्या कर जब से सरकार बनी, एक मंत्री, उनका नाम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी मूवमेंट देख रहा हूँ। बाकी किसी भी सरकार के मंत्री को मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कहीं वो क्षेत्र में जा रहा है, कहीं वो मतलब छापा मारने के जो इंस्पेक्शन वाला जो एक तरीका होता है, उसकी भी कोई बातें सामने नहीं आ रही। जब सारा सिस्टम क्योंकि अफसरों की धूल चलाने की व्यवस्था हो गई है, केंद्र में पीएमओ के थ्रू और राज्यों में सीएमओ के थ्रू, यानी चीफ मिनिस्टर साहब। ये जो मंत्री है किसको रिपोर्ट करेंगे और कौन इनकी बात को सुनेगा और इन मंत्रियों को फीडबैक कैसे मिलेगा? भाई या तो इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे इनकी बात हो, या जो वहाँ के अफसर उनसे बात करने का कोई मौका हो। फिर रात में सोच जाएंगे सोने को तो कोई भी सोने चला जाएगा गाँव में, और ये कहा जाएगा कि हरिजन क्या खाना खा ले, क्यों खा ले? हरिजन क्या खाना क्यों खा ले? खाना अपना खाए, रहने की व्यवस्था अपनी करे, सोने की व्यवस्था गाँव में करना है। ये थोड़े कि किसी गरीब के घर में जा करके उसकी तो उसकी रोटी में एक वक्त की रोटी यही लोग उड़ाते। मैं इस तरह के उसके पक्ष में नहीं हूँ। और प्रयास अच्छा अगर इस 72 घंटों में मंत्री ये लोकल बातें लेकर के सरकार को बताते हैं कि किस इलाके में क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो एक अच्छी कवायद हो सकती है। ठीक है। पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी पांडे जी। कीर्ति पांडे कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। मैं कह रहा हूं महंगाई पे भी कभी बहस करते हैं, बेरोजगारी पे भी बहस करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जो लोग 35 रुपए पेट्रोल देने की बात कर रहे हैं, 110 रुपए 15 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं। जो डीजल सस्ती देने की बात कर रहे थे, किसानों के शुभचिंतक है, डीजल भी 100 रुपए के करीब मिल रहे हैं। लगातार महंगाई भी बढ़ी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी, ये बात हम लगातार कहते रहे। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बनी, 5 साल वो सरकार चलाएं, और जो बात करते हैं कि हमने सिर्फ किया, गरीबों को लोहिया आवास हम लोग भी दे रहे थे गांव में। गरीबों के नाम को लोहिया आवास बनवाने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए दिए जा रहा है। 1 लाख रुपए कम किया है सरकारों ने, और 2.5 लाख रुपए में कौन से मकान बनेंगे इस महंगाई के दौर में? और उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार का चरण है, उस पर भी ध्यान विवेक जी को देना चाहिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जो सवाल हम कल उठाते थे, चुनाव से पहले उठाते थे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर आज कल प्रयागराज के अंदर सामूहिक नरसंहार हो रहा है, परिवार के परिवार मार किए जा रहे हैं। अमेठी, रायबरेली के अंदर किस तरीके से प्रतापगढ़ में जो दलित का हश्र हुआ, जो सवर्ण समाज के कुछ लोगों ने किया कि उस दलित से पैर चटवा रहे अपने। क्या है, कहां है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर? और विवेक जी कह रहे 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 7 सालों में ही भारत बना। रेल की पटरियां रेल 7 सालों में बनी, केवल जब मोदी जी आए
देश के अंदर राज कर रहे हैं। देश की सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, देश की सारी डेवलपमेंट के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, इसके पहले की सरकारों ने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों ने सिर्फ नाम बदला। मैं तो कहता हूं कि इकाना स्टेडियम के तरह एक और स्टेडियम बनाइए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको अवसर दिया जनता ने, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाइए, आपको अवसर मिला है। शिक्षा सस्ती करिए, केवल 5 किलो राशन मत दीजिए, गरीबों को शिक्षा से वंचित मत करिए। कीर्ति जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। कीर्ति जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन बावजूद उसके ये मुद्दे चुनाव से पहले भी आपकी पार्टी ने उठाए, बेरोजगारी का उठाया, महंगाई का उठाया, एक्सप्रेसवे और तमाम सारे मॉडल आपने विकास के पेश किए, लेकिन जनता ने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। इसकी वजह क्या रही? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, या जो संकल्प पत्र में उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए? वो कहीं ना कहीं दिखाई दिए, तभी तो उनको दोबारा सत्ता मिली है। पांडे जी, अगर पूरी समीक्षा करेंगे आप चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं और समाजवादी पार्टी का 2017 के सापेक्ष वोटा परसेंटेज भी बहुत बढ़ा है। और समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से पहली बार इतना 36% वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में उपाध्याय जी मिला। लोगों का समर्थन भी समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लोगों का भरोसा भी समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं अभी उस पछड़े में जाना नहीं चाहता चुनाव। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो अवसर मिला विकास, उसको सकारात्मक तरीके से विपक्षी दल को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाए। और जो इनके मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है मंडलों में रात्रि निवास की, वो किसी न किसी जनपद के गांव में गरीबों के घर रहे, तब तो गरीब का दर्द जानेंगे कि केवल चावल से काम नहीं चलेगा, गैस की भी जरूरत है, सब्जी की भी जरूरत है, तेल की भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत है, मसाले की भी जरूरत है। यह दर्द तब पता चलेगा जब किसी गरीब के घर में जाए। वो तो फ्री में दे रहे हैं, वो तो फ्री में दे रहे हैं पांडे जी, वो तो फ्री में दे रहे हैं, तेल फ्री में दे रहे हैं, नमक फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर फ्री में दे रहे हैं। तो गरीबों को तो ये काम कर ही रहे हैं, उसी की वजह से सरकार की वापसी भी हुई है। शासन और राशन, ये दो ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पुनर्वापसी हुई है। पांडे जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पुनर्वापसी जरूर हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 325 सीट से 250 सीट पे आ गई भारतीय जनता पार्टी, 275 सीट पाई है और 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई। ऐसा नहीं है कि ग्राफ गिरा नहीं है, ठीक है, ग्राफ भी गिरा है, सीट भी गिरे और तमाम मंत्री इनके चुनाव भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो पर चर्चा और वो उस विषय पे जाएंगे तो वहां दूसरी दिशा में चली जाएंगे। आज हम ये चाहते हैं और सकारात्मक बहस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर इनके मंत्री गांव में जाएं तो गांव में रुके, लोगों से मिले, लोगों की तकलीफें सुने और उसके निराकरण का सकारात्मक पहल करें। ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, कीर्ति निधि पांडे जी ने कुछ जायज सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आप गांव में जाएं, लेकिन वहां रुकें, वहां की समस्याएं सुने गुने, उसके बाद में उसका निराकरण हो। दूसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो सवाल था वो ये था कि अपराध बढ़ रहे हैं, परिवार के परिवार मारे जा रहे हैं। ये उनका तीखा तंज है। कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था, योगी 2 की सरकार में अपराधों को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था। तो जब इस तरह की बातें अभी से होने लग गई हैं, यानी ये आगाज मुझे लगता है 2024 का है। अखिलेश भी पहले दिन से आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहे हैं। अभी का पांडे जी ने भी कहा कि उनका वोट शेयर बढ़ा है और जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है उसमें पहली बार इतना उनका वोट शेयर है, सीटें भी बढ़ी है, भाजपा की सीटें घटी हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पर कीर्ति जी ने जो उठाया है उस पर आपका क्या कहना है? विवेक जी, देखिए उपाध्याय जी, सीटें बढ़ी घटी जो इस विषय पे बता रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद 5 साल शासन के बाद जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने सत्ता सौंपी है उसको आप कमतर नहीं कह सकते। दूसरी बात, जनता ने जिस शासन के तौर तरीके पे मुहर लगाई है और शासन उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अब जिन हत्याओं की बात प्रयागराज की कर रहे हैं पांडे जी, वहां की स्थिति यह है कि वो पारिवारिक विवाद की रंजिशन हत्याएं हैं।
आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि रंजिशन हत्याएं किसी भी दौर में बंद नहीं होती। हाँ, उस पर कड़ाई से कार्रवाई होती है, अपराधी सीटों के पीछे पहुंचाए जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में जो अपराधियों के सिंडिकेट खुलेआम काम करते थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी ने कड़ाई से प्रतिबंध लगाया है, उनको उनकी हैसियत बता करके जेलों में भेजने का काम किया है। आज भू माफिया खुलेआम किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकते, किसी को धमका नहीं सकते, एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। अपहरण की घटनाएं न्यूनतम हो चुकी हैं। जो ये अपराधियों के संगठित गिरोह काम करते थे, उन पर लगाम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी किया है और उसी पे जनता ने मैंडेट दिया है। हम लोग चुनाव में जब जाते थे तो महिलाओं से जो हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड को बंद कर दिया, इसी कारण जैसे ही सरकार हमारी बनी, सबसे पहले हमने एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से चालू किया। तो जनता ने हमारे उन कामों पे मोहर लगाई, उस पर हमें फीडबैक मिला है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 72 घंटे का एजेंडा मंत्री जी लोगों को दिया गया है, इसमें जनता से फीडबैक लेने के लिए ही उन्हें भेजा जा रहा है कि आप और फीडबैक लेके आइए, हम और अच्छा करें, हम सुशासन दें। ठीक है, जितना पिछले बार किए। ठीक है, तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, शैलेंद्र तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, आपके जो आपने कहा है उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शैलेंद्र जी, आप जब पांडे जी बोल रहे थे तब भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, विवेक जी ने बड़ी उससे कहा कि ये जो विलाप करते हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी 30 सालों से सत्ता में उत्तर प्रदेश में रही है और लगभग 8 सालों से सत्ता में सेंट्रल में रही है। भाई साहब हमारे गिना रहे थे कि वो मकान दिया, गरीबों को दिया। 1 करोड़ से ऊपर मकान दिए हैं कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ से ऊपर। और आज जिन झुग्गियों में आपने कहा, जिसकी बात की कि जिस झुग्गी में राजीव गांधी जी गए थे, उसी झुग्गी में राहुल गांधी जी गए। मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए कि जिस झुग्गी में राजीव गांधी जी गए थे, उसी झुग्गी में गए होंगे तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। भाई, यहाँ चैनल पर बैठ करके झूठ बोल देना बहुत आसान है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस झुग्गी में राजीव गांधी गए थे, मैं चैलेंज कहता हूँ, मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। आपके सामने कभी शकल नहीं दिखाऊंगा, चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये जो इस तरह का झूठ और वितंडा फैलाने की स्थितियां है ना, ये बहुत गलत है। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक भाई, आपने एक बात कही कि जनता के बीच में जाएंगे और जनता की चीजों को समझेंगे और उठाकर करेंगे। देखिए, अभी 1 महीने चुनाव पे हुए हैं, हम क्यों जो है खीर में नींबू डालने का काम करें? आप करिए, अच्छा काम करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो पार्टी की सरकार है, इसका एजेंडा है झंडा, डंडा, प्रोपोगेंडा। सिर्फ आप उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक आदर्श गांव बताइए जिसमें शुद्ध रूप से लोगों को पानी मिल रहा हो। ये आइडियोलॉजी रोज लाएंगे, हर 10वें दिन मुद्दा बदलेंगे, हर 10वें दिन आपको नई बात क्या कर दे देंगे। आप बता रहे हो राशन दिया, हम भी कह रहे हैं राशन दिया, हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन राशन कोई आपने एहसान नहीं किया है। राशन का एक कानून बना है, उस कानून के तहत आप राशन दे रहे हैं। भोजन के अधिकार कानून किसने बनाया? शिक्षा दीजिए ना, शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा के अधिकार पे जब कानून बना है तो उस पर पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आपको पता है लोग शिक्षित होंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको तो इस देश को, जनता को गंवार रखना है, नई पीढ़ी को बढ़ने नहीं देना है। सवाल पूछेगी आपसे, पढ़ेगी तो उस दृष्टिकोण से आप भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, मनरेगा जैसे जो कानून। दुबे जी, मोदी सरकार ने एक मंत्र दिया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसी के तहत लगातार योगी सरकार की अभी हाल ही में मीटिंगें हुई और बहुत सारे प्रेजेंटेशन सभी मंत्रियों ने पेश किए। उसमें मंत्रियों ने को अलग से प्रेजेंटेशन पेश करने का निर्देश था, इस बार अफसरों ने प्रेजेंटेशन नहीं दिए हैं। ये जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो नीति है, जो मोदी सरकार केंद्र में लागू करते हैं, उसको इस बार यूपी में भी लागू करने की योजना है। उसी के तहत मुझे लगता है कि ये जो 72 घंटे का टास्क मंत्रियों को दिया गया है, उसी के तहत है। आप ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसके रिजल्ट वाकई आएंगे? दुबे जी। सुरेंद्र दुबे जी, ये मेरा सवाल आपसे था।
हेलो, मैंने ये सवाल किया कि हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है दुबे जी? हाँ हल्की आ रही आवाज। अच्छा ठीक है, मैं तब तक कीर्ति निधि पांडे जी के पास जाता हूँ, अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि उनकी आवाज की समस्या को समाधान करें। पांडे जी, जो सवाल दुबे जी से था वही आपसे है। क्या रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो मोदी सरकार की नीति है, उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश में अभी लागू करने के मंत्र योगी सरकार को दिए हैं, और मुझे लगता है ये उसी के तहत ये सब टास्क दी जा रही है मंत्रियों को। इसके कितने परिणाम आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक विपक्ष के नेता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो मूल मंत्र दिया गया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके क्या अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर अफसर संवेदनशील हो जाए, अफसर सरकार केवल निर्देश दे सकती, जो सरकारें केवल निर्देश दे सकती हैं, आदेश दे सकती, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अफसरों की है। वो अफसर जिले से लेकर के गांव तक है। अगर वो अफसर संवेदनशील हो जाए, जो पिछले 5 साल संवेदनशीलता दिखी नहीं इनके अफसर, अगर संवेदनशील हो जाए तो कोई भी मंत्र सरकार जो तय करेगी, जो फार्मूला सरकार तय करेगी, वो गांव तक दिखेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अफसरों पर नियंत्रण, अफसरशाही हावी न हो। और देखा अक्सर जाता है कि अफसरशाही सरकारों पे हावी हो जाती है, और जब अफसरशाही हावी हो जाती है तो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो पाता और गांव में जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। अगर सरकार अफसरों पर नियंत्रण करने में सफल रही, सरकार के अफसर संवेदनशील हो गए, तो सरकार का मंत्र काम आएगा और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ठीक है दुबे जी, मेरा सवाल यह है, मैंने अभी पांडे जी से भी पूछा, मेरा सवाल यह है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर योगी सरकार चल रही है, और यह संभवतः केंद्र सरकार से उनको मंत्र मिला है ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या इसके अच्छे परिणाम आपको लगता है कि देखने को मिलेंगे दुबे जी? लेकिन पहले बात ये सब डिपेंड करेगी सरकार किन मुद्दों पर काम करना चाहती है। जैसे आप क्या मंडल में जाए या न जाए, हम सबको मालूम है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों का जीवन गुजर हुआ है। अब मान लीजिए मंत्री बता भी देंगे कि जहाँ जो महंगाई को ट्राई कर रहे थे, क्या महंगाई घटाने का कोई कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से है या केंद्र सरकार की ओर से, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। मान लीजिए ये हो कि सांप्रदायिक तनाव बन गया है, अब क्या ये मंत्री कोई ऐसी रिपोर्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले सरकार को अपना, हाँ, जो स्थानीय प्रॉब्लम है, कहीं मान लीजिए नहीं है, पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, इस तरह की बातें, और एक करप्शन सब जगह मौजूद है, उसमें अगर मान लीजिए करप्शन पता भी कर लेंगे तो बैठे आप मुख्यालय पर ही पता कर सकते। इसीलिए मैंने पहले राउंड में कहा था कि अगर मंत्री अचानक सर्वे करे या छापे मारे या अपने एक खुफिया तंत्र के माध्यम से फीडबैक ले, सवाल सिर्फ फीडबैक का कि पुलिस उनको सही मिला कि नहीं मिला। वही बात अफसरों की, तो मैं इसको मानने से तैयार नहीं हूँ कि अफसर करते कि अगर पिछले 5 साल से अफसर ही कर रहे थे, क्योंकि सरकार जीतती है तो जाहिर है कुछ काम तो किए होंगे। अब अफसर करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, फिर मैं कैसे मान लूँ कि अफसरों का करना नहीं ठीक रहेगा। और अभी भी टीम 9 की चर्चा होती है, तो अगर टीम 9 को ही सब करना है तो ये इन मंत्रियों के बजाय फिर अफसरों को ही, मुझे याद है पिछली सरकारों में कई बार अफसरों का आदेश हुआ कि आप लोग जाइए मंडल स्तर पर लिखिए और देखिए कि क्या समस्याएं हैं और उनका क्या हल निकल सकता है। तो देखा जाए कि स्वास्थ्य जल्दी मंत्री क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे तो बहुत हल नहीं निकलेगा कि जो समस्याएं हमें मालूम है उनके लिए वहाँ प्रयास की जरूरत नहीं है। ठीक, और अगर वो समस्याएं, ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी,
विवेक जी, दुबे जी ने भी जो आशंका व्यक्त की है वही कीर्ति निधि पांडे जी की भी थी कि अफसरशाही जो है वो हावी रहती है। पिछली सरकार को लेकर भी लगातार ये बातचीत उठती रही कि पिछली सरकार में अफसरशाही हावी थी और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि फिर से एक बार अफसरशाही हावी है। मंत्रियों की, विधायकों की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत सुनवाई नहीं होती, ऐसी आम धारणा है। क्या आप इससे सहमत हैं? और क्या ब्यूरोक्रेसी पर लगाम के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? कहीं ऐसा ना हो कि ये 72 घंटे की योजना सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाए। विवेक जी। देखिए उपाध्याय जी, ये प्रायः समस्याएं ऐसी रही हैं कि अफसरशाही बेलगाम देखी गई है, परंतु इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों से ही रिपोर्ट देने को कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप खुद देंगे और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, तो जिम्मेदारी मंत्रियों की जिस तरह से तय की गई है, इससे साफ संदेश है कि सारी चीजों के लिए मंत्री जिम्मेदार होंगे और इसमें अफसरशाही का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये संदेश देने की मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है और उसी संदेश पे सरकार आगे बढ़ रही है। मंत्री जी लोग जाएंगे, स्थान विशेष की समस्याओं को कलेक्ट करेंगे और उसके निराकरण का समुचित प्रयास करेंगे और इसमें अफसरशाही सहयोगी की भूमिका में रहेगी। ये संदेश दिया जा चुका है और उसी इस संदेश पे सरकार काम कर रही है। इसलिए पूर्व में जो समस्याएं रही। दूसरा विवेक जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और भी है। महंगाई को लेकर के लगातार सभी वक्ता बोल रहे हैं, तो इस जो 72 घंटे की टास्क है उसमें जनता से जब ये सब रूबरू होंगे तो जाहिर है ये सब मुद्दे भी आएंगे, तो उन सब से कैसे निपटेंगे? क्या इसका कोई हल दिया गया है? जो हमारे मंत्री हैं या जो हमारे अफसर हैं उनको ये बताया गया है कि जनता के अगर इस तरह के सवाल आते हैं सामने या जनता की इस तरह की समस्याएं आती हैं सामने तो उनसे किस तरह से रूबरू होंगे? जी विवेक जी। देखिए, समस्याएं जो लाएंगे, जो वहां पर निराकरण करने में जिसके लिए वो सक्षम होंगे वो करेंगे, जिसके लिए वहां सक्षम नहीं होंगे वो लेकर के यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री स्तर पर उन समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाएगी। महंगाई का जो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, महंगाई कोई हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए महंगाई बढ़ी है। इसके ऊपर पेट्रोलियम मंत्री का संसद में बयान भी आ चुका है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें अन्य देशों में कितने गुना बढ़ी है, कितने गुना हिंदुस्तान में बढ़ी है। ये सारी चीजें आ चुकी है पटल पे। इसमें तमाम सरकारें शामिल हैं कि डीजल पेट्रोल को किसी तरह से जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन उस पर सर्वसहमति नहीं बन पा रही है और बिना इसके कोई ऐसा ट्रैक नहीं जिससे डीजल पेट्रोल की कीमतों में अंतर आ जाए तुरंत। और डीजल पेट्रोल की कीमतों में नियंत्रण के बिना महंगाई पे बहुत बड़ा नियंत्रण आप कुछ कर नहीं सकते। जो खाद्य वस्तुओं की कीमत की बात करते हैं, तो खाद्य वस्तुओं की कीमत जो कुछ कहीं बढ़ी थी वो नियंत्रण में आ चुकी है। सब्जियों की कीमत नियंत्रण में है। तेल की कीमत जिनकी बात कर रहे हैं, उसमें अगर तेल तिलहन की आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो उसका उस पर आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई बढ़ी हुई है। हाँ, डीजल पेट्रोल के दाम पर अगर आप चर्चा करेंगे तो उसके अलग कारण है। ठीक है, तिवारी जी क्या कह रहे थे आप? तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप एक बात बताइए, हाँ, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं? जिस भी सामान का अपलोड और जो है आयात और निर्यात कहीं दूसरी जगह से लाया जाएगा, उसमें सामानों के दाम नहीं बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी नहीं? क्या बात करते हैं? साथ सामने बैठकर महंगाई कहीं दिखी नहीं उनको। तो ठीक है, गरीब जनता जवाब देगी इनका, इस बात का समय आएगा। तो अब तो समय 5 साल बाद ही आएगा, तब तक आप ये महंगाई कहीं है नहीं, तब तक आप रोज महंगाई बढ़ाते रहिए। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, हमने देखा कि ग्रामीण स्तरों पे जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, जैसे एक चिकित्सा को लेकर के बात की जाए तो आज भी गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बेहाल हैं। वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं हैं और वहाँ पे कई तो ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पशु बन रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। इसी प्रकार से स्कूलों के भी हाल यही है और ख़ासतौर पर पिछले 3 साल में चूंकि कोरोना था तो स्कूलों की तरफ पूरा फोकस ही नहीं रहा, टीचर्स को अन्य कामों में लगाया गया। अभी ये जो बहस है ये कंस्ट्रक्टिव है। मेरा ये मानना है, क्या ये जो अभी मंत्री वहां रात गुजारेंगे, मंत्री वहां रहेंगे, तो इस तरह की समस्याओं को भी सामने लाना चाहिए? और आप विपक्ष के होने के नाते क्या आप भी ये बताएंगे कि कौन कौन सी समस्याएं
किस मंडल में और किस जिले में हैं जिनका निदान बेहद जरूरी है। महंगाई और इनकी बात हम अलग कर दें क्योंकि ये एक पूरे देश का मसला है और हम अभी सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं और इन 72 घंटों की बात कर रहे हैं। पांडे जी देखिए, मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि अगर मंत्री मंडलों में रहेंगे, मंडल मुख्यालय से लेकर के मंडल में शामिल सभी जनपदों में जाएंगे, दिक्कत एक है कि जब अफसर और मंत्री तालमेल से जांच करते हैं, तालमेल से किसी गांव में जाए तो सच्चाई से तब भी अवगत नहीं हो पाता। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूं कि अचानक किसी स्वास्थ्य केंद्र पर, अचानक किसी प्राइमरी स्कूल पर, अचानक किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, अस्पताल में अगर निरीक्षण करेंगे तो वहां की सच्चाई से अवगत हो पाएगा। इनके उप मुख्यमंत्री केजीएमसी गए, इनके उप मुख्यमंत्री बाराबंकी के जिला अस्पताल गए, तो वहां की सच्चाई से जनता की तकलीफों से अवगत हुए। मैं कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से बिना बताए, अगर 72 घंटे मंडल मुख्यालय पर रहने हैं तो बिना अफसरों को पहले से बताए अगर जनपदों का दौरा करेंगे, गांव में जाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल के हालात भी देखने को मिलेंगे कैसे हैं, स्वास्थ्य विभाग की क्या दुश्वारियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी, तहसीलों में कितनी दुश्वारियां, तहसील में जो लोग आय अधिवास जाति बनवाने लगातार तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन होने के बावजूद लेखपाल जिनको पजीड़ कर रहे हैं, जिनको दौड़ा रहे हैं, ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद लगातार, और इन सारी समस्याओं से रूबरू तब होंगे जब वो बिना बताए अपने मन से गांव में, जनपदों में, तमाम मुख्यालयों का दौरा करेंगे। अगर अफसरशाही को साथ लेकर के कमिश्नर के साथ होगा और कार्यक्रम तय होगा, कल इस गांव में चलना, परसों इस अस्पताल को देखना, परसों वहां जाना, तो सारी व्यवस्था उनको सुदृढ़ मिलेंगी और जो असली व्यवस्था है, जो सरकार जानना चाहती है, वो नहीं जानना है। ठीक है विवेक जी, मुझे लगता है कीर्ति निधि पांडे जी ने जो ये सुझाव दिया है, अगर उसको ये न माना जाए कि वो सपा का सुझाव है, उसको ये माना जाए कि जनता का सुझाव, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है। अगर अफसर साथ में जाएंगे तो सच में समस्या के समाधान बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा ब्रजेश पाठक जी ने जिस प्रकार से औचक निरीक्षण किए हैं, उसमें असलियत सामने आई है और उसके फिर निराकरण हो सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जब साथ जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स वही तस्वीर दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, अपनी सीआर बचानी है। सो क्या आपको लगता है कि कीर्ति जी ने जो सुझाव दिए हैं वो आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाएंगे या ये फीडबैक के आधार पर बताएंगे कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है, ताकि विकास जो है वास्तव में दिखाई दे, केवल इवेंट बन के न रह जाए? विवेक जी देखिए उपाध्याय जी, बहुत सकारात्मक चर्चा, बहुत गंभीर विषय पे आपने चर्चा ली है और कीर्ति पांडे जी का जो ये सुझाव है ये भी बहुत सकारात्मक है। ये सत्य भी है कि अधिकारी जब ले जाते हैं मंत्री जी लोगों को तो सब हरा हरा ही दिखा के भेज देते हैं, लेकिन ये हमारे मंत्रियों की जिम्मेदारी कि जब वो जा रहे हैं वहां पर तो वो जनता से साक्षात्कार करें और जनता और अपने लोगों से वहां फीडबैक लें। ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है। अधिकारी तो हरा हरा दिखा के भेजने की कोशिश करेंगे। मैं कीर्ति पांडे जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अधिकारी करते हैं। और जो चिकित्सा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, है क्या, डॉक्टर साहब पोस्टेड हैं कहीं गोंडा के अस्पताल में, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं लखनऊ में, वहां उनकी ड्यूटी चल रही है। और डॉक्टरों का सिंडिकेट इतना तगड़ा है उपाध्याय जी, अगर इनसे कोई सरकार टकराती है तो तुरंत हड़ताल पे चले जाते हैं। और आदमियों, रोगियों की स्थिति ये होती है कि आदमी मक्खी मच्छर की तरह मरने लगते, सरकार तुरंत बैकफुट पे आ जाती है। डॉक्टरों का सिंडिकेट इतना तगड़ा है और इनकी संख्या बड़ी कम है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत माइलस्टोन वर्क किया है। हालांकि अभी इसकी ये लोग क्रेडिट हमें नहीं देंगे। पिछली सरकार में हमने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नियमों में सुधार करके मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते साफ किए। उसका परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसी चुनाव में बताया था कि 33 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, इसमें 17 में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जिस समय उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वहां से
50-100 डॉक्टर पढ़ के निकलेंगे तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो डॉक्टरों की समस्या है कि वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब ढूंढे नहीं मिलते हैं, इस समस्या का मूलभूत समाधान होगा। हम उस समस्या की जड़ को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम हम आपको 5 साल 7 साल बाद दे पाएंगे। एक डॉक्टर बनने में 5 साल कम से कम लगता है MBBS का, इससे कम में डॉक्टर नहीं बनता। और एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनने में कम से कम 7 से 9 साल लगता है। तो ये परिणाम हम आपको देंगे। तो सरकार बहुत जरूरी काम। मैं बिल्कुल विवेक जी सही कहा। तिवारी जी, कांग्रेस अब किस तरह से काम करेगी? जैसा समाजवादी पार्टी का आप देख रहे हैं, उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार अखिलेश लगातार अपने बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वे ट्विटर पर सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है चुनाव के बाद से सुप्तावस्था में चली गई है और कांग्रेस के पास कोई अभी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। तिवारी जी। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी कांग्रेस ने महंगाई पे सबसे पहला प्रदर्शन किया, अभी 5-10 दिन भी नहीं हुए, सबसे पहला प्रदर्शन कांग्रेस ने किया चुनाव के बाद, पूरे देश में किया, उत्तर प्रदेश में किया। स्थिति ये है, देखिए कांग्रेस को आप दिखाना नहीं चाहते, वो आपका सब्जेक्ट है, आप जैसा करते हैं वैसा करें, वो आपका विषय है, आप आपके जो समझ है वो करिए आप। लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों पे चल रही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो सब कांग्रेस की गवर्नमेंटों में बने हैं और आज तक की जितनी भी सरकारें आई वो उसमें कुर्सियां ना दे पाई हैं। बच्चे आज भी चादर पे और टाट पे बैठते हैं, टाट पल्ली पर। अगर उनमें सच में काम करने का मादा है तो उनको कुर्सियां देकर दिखाएं। स्कूलों में ड्रेस तक की व्यवस्था हम लोगों ने कराई, लेकिन उनको कुर्सियां तक नहीं दे पा रहे हैं, मिड डे मील तक टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। वो क्या विकास करेंगे और वो क्या विकास की राह पर चलेंगे? आप सोचिए कि भाई बहुत समस्या से ग्रसित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 30 साल से गवर्नमेंट नहीं है कांग्रेस की, लेकिन जो आज बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं सुरेंद्र दुबे जी, मेरा आपसे सवाल ये, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, आप बुजुर्ग हैं और आपने तमाम सारी सरकारों के कार्यकाल देखे हैं, कांग्रेस के भी देखे, मायावती के सरकार के कार्यकाल भी देखे और समाजवादी पार्टी को भी हमने देखा, मुलायम सिंह का रिज्यूम भी देखा है हमने और अखिलेश जी का भी देखा है। क्या मूलभूत अंतर आपको दिखाई देता है पिछली बार की योगी सरकार में और बाकी सभी सरकारों में? इसमें हम कल्याण सिंह जी की सरकार को भी शामिल कर सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या अंतर आपको दिखता है? बीजेपी की सरकारों में अगर तुलना करेंगे तो कल्याण सिंह जी की सरकार काफी कम और उधर अपने बल पर जो सरकार थी बाहर वाली सरकार में नहीं और काम होते थे। की सरकार में अफसरों पर बहुत दबाव रहता था, लोग डरे हुए रहते थे कि कब किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। इधर पिछले 5 साल में बीजेपी का तो हमें बहुत नहीं लगा कि इधर जब से मुख्यमंत्री इस बार जो आए हैं और जिस ढंग से ताबड़तोड़ ढंग से लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उससे थोड़ा एक संदेश गया है। लेकिन अब इससे लॉ एंड ऑर्डर है, रिजल्ट भी होना चाहिए, सिर्फ आपके डंडा फटकारने से नहीं होगा। अब प्रयागराज में इसी परिवार के 5 लोगों की हत्या होगी और उसी प्रयागराज में मेरे ख्याल 7वीं 8वीं इंसिडेंट है, तब मिला के 30-40 लोग एक दल से मारे गए होंगे। इसका अगर बेसिक कई चीजें गलत है और उन पर कोई राजनीति तय करनी होगी, रणनीति तय करनी होगी। ये जो मंडल स्तर पर है, जब अभी विवेक जी को मैं सुन रहा था तो उनका महंगाई ठीक है बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल कह रहे हैं उसके अलग कारण है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा घटेगा देख लेंगे। एक और मुद्दा रह गया जिस पर बात करना जरूरी है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था, छुट्टा पशु, बेसहारा पशु या आवारा पशु जो कहे, ये समस्या सबको मालूम है और यहाँ लखनऊ बैठे ही मालूम है। इसको जानने के लिए मुझे नहीं लगता कि मंत्रियों को कोई प्रवास करने की जरूरत है। इनका क्या प्रोग्राम सरकार ने बनाया है, इस पर कोई ब्लू प्रिंट अभी तक सामने नहीं आया, इसको लेकर किसान बहुत परेशान है। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। आज एक रचनात्मक चर्चा हुई, इसके परिणाम तो बहुत बाद में आएंगे।
आप सब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंचेंगे और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम या 72 घंटे का जो टास्क मंत्रियों को दिया गया है उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार 2 में जिस प्रकार से टास्क दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई जा रही है, उससे लगता है कि 2024 को अभी से उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और साथ ही यह भी कि इस बार मंत्रियों को जवाबदेही लेनी होगी। आपने देखा होगा कि पिछले कई तमाम सारे वरिष्ठ मंत्री उनको इस बार घर बैठाल दिया गया है। वे चुनाव तो जीते हैं परंतु उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वजह चाहे जो रही हो, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के तमाम सारी चीजें रही हो या अन्य कोई बातें रही हो, इसलिए इस बार मंत्रियों पर भी दबाव है कि उन्हें परफॉर्मेंस देना होगा, उन्हें रिफॉर्म दिखाना होगा, ट्रांसफॉर्म दिखाई देना चाहिए, परफॉर्मेंस भी दिखाई देना चाहिए। अगर ये दिखाई नहीं देगा तो जाहिर है कि वे मंत्री नहीं रह पाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और मंत्रिमंडल से कब निकाल दिए जाएंगे, ये एक तलवार अलग से लटका दी गई है मंत्रियों के सिर पर। तो देखना यह है कि इसके रिजल्ट कब आते हैं और कैसे आते हैं। फिलहाल तो हम 72 घंटे कैसे मंत्री जाते हैं, वहां कैसे रात गुजारेंगे, कैसे रहेंगे, वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, लाइव भी लेकर के आएंगे और उन पर रिपोर्टाज भी करेंगे। लेकिन तब तक आप समाचारों का आनंद लीजिए। नमस्कार।